उधर ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन युद्ध से जुड़ी अमेरिका और रूस के बीच एक हफ्ते में तीसरी बार सीधी टक्कर हुई है। यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका और रूस एक बार फिर आमने सामने आ गए, जब अमेरिका के परमाणु बम गिराने वाले दो B-52H बॉम्बर रूस की सीमा के करीब आ गए। अमेरिका के इन ताकतवर बॉम्बर को अपनी सीमा के पास देखकर रूस में खलबली मच गई। रूस के मुताबिक उसने भी अमेरिका को जवाब देने के लिए अपने खतरनाक सुखोई विमान को रवाना कर दिया। रूस के करीब बाल्टिक सागर के ऊपर अमेरिका के बॉम्बर और रूस का सुखोई लड़ाकू विमान आमने सामने आ गए। ऐसा लगा मानो दोनों देशों के बीच जंग छिड़ गई हो। हालांकि रूस के लड़ाकू विमान को देखकर अमेरिका के बॉम्बर लौट गए, लेकिन यूक्रेन जंग के बीच तीसरी बार हुई इस सीधी टक्कर ने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी, क्योंकि दुनिया के दो बेहद ताकतवर देशों में अगर जंग छिड़ी तो फिर पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और जिस तरह से पिछले एक हफ्ते में रूस और अमेरिका तीसरी बार भिड़े, उसने इस बात की आशंका बढ़ा दी, क्योंकि इस बार कोई अमेरिकी ड्रोन नहीं बल्कि उसके सबसे खतरनाक माने जाने वाले बॉम्बर रूस के करीब पहुंच गए। अमेरिका के ये बॉम्बर B-52H परमाणु बम गिराने की ताकत रखते हैं और रूस ने आरोप लगाया कि ऐसे ही घातक दो अमेरिकी बॉम्बर ने रूस की हवाई सीमा के बेहद करीब उड़ान भरी, जिसके बाद रूस में हड़कंप मच गया। अपने दुश्मन अमेरिका के दो परमाणु बम गिराने वाले बॉम्बर को करीब देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में यह तीसरी बार हुआ जब अमेरिका ने उसके इतने करीब आकर चुनौती दी, जिसका जवाब देने के लिए रूसी वायुसेना ने भी कमर कस ली। उसने तेजी से अपने घातक सुखोई विमान को अमेरिकी बॉम्बर की तरफ भेज दिया, क्योंकि यूक्रेन के साथ जंग के बीच रूस किसी भी तरह का खतरा मोल लेना नहीं चाहता। खासतौर पर बात जब अमेरिका की हो, जिसने पहले ही यूक्रेन को आधुनिक हथियार बेचकर रूस की नाक में दम कर रखा, जबकि अब वो रूस से सीधा टकराने को भी तैयार नजर आ रहा। और ऐसी आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि ये तीसरी बार है जब अमेरिका ने रूस के करीब पहुंचकर खलबली मचा दी। रूस के मुताबिक अमेरिका के दो B-52H बॉम्बर ने बाल्टिक सागर में उड़ान भरी, जो रूस के पश्चिम में पड़ता है, और इसके किनारे बाल्टिक देश लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया है। इन देशों के ऊपर की तरफ रूस का अहम शहर सेंट पीटर्सबर्ग पड़ता है, जो बाल्टिक सागर में उड़ान भर रहे किसी भी बॉम्बर के निशाने पर आसानी से आ सकता है। इसी वजह से रूस ने कोई जोखिम उठाना ठीक नहीं समझा और उसने दावा किया कि अमेरिकी बॉम्बर को खदेड़ने के लिए सुखोई विमान भेजे गए। रूस ने दावा किया कि सुखोई को आता देखकर अमेरिका के दोनों बॉम्बर रूस की हवाई सीमा से दूर चले गए। लेकिन अमेरिका की इस हरकत ने एक बार फिर रूस के गुस्से को भड़का दिया। उसने आरोप लगाया कि अमेरिका उसे बार बार उकसा रहा है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बीच पिछले हफ्ते 15 मार्च को ऐसा पहली बार हुआ था जब अमेरिका और रूस में सीधी टक्कर हो गई थी। क्योंकि अमेरिका का एक जासूसी और हमला करने में माहिर ड्रोन MQ-9 रीपर रूस के दक्षिण में काला सागर के ऊपर पहुंच गया था, जिसे रोकने के लिए रूस ने अपने दो सुखोई लड़ाकू विमानों को भेजा था। तब अमेरिका ने आरोप लगाया था कि रूस के सुखोई विमान ने टक्कर मारकर उसके ड्रोन को काला सागर में गिरा दिया, जिसका एक वीडियो भी अमेरिका ने जारी किया था। उसके 2 रोज बाद ही अमेरिका ने अपने RQ-4 ग्लोबल हॉक नाम के ड्रोन को काला सागर में क्राइमिया के करीब भेज दिया। रूस ने आरोप लगाया था कि अमेरिकी ड्रोन ने वहां जासूसी की और अब अमेरिका के 2 बॉम्बर ने बाल्टिक सागर में रूस के करीब उड़ान भरी। इसी वजह से इस बात की आशंका बढ़ गई कि कहीं आने वाले दिनों में दोनों देश सीधी जंग तो नहीं छेड़ देंगे। इधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से ईडी ने दिल्ली में तीसरी बार पूछताछ की, लेकिन ईडी दफ्तर के अंदर जाने से पहले उन्होंने सबूत के तौर पर 2 बैग दिखाए जिनमें कई मोबाइल फोन रखे थे। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में के कविता से लगातार दूसरे दिन पूछताछ की गई। ईडी ने उनसे कल भी 10 घंटे तक सवाल किए थे। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बुलेट प्रूफ सुरक्षा में लाहौर हाई कोर्ट लाया गया। इससे पहले तोशाखाना यानी सरकारी खजाने से जुड़े एक मामले में इमरान खान 18 मार्च को इस्लामाबाद की जिला अदालत में पेश हुए थे, जिसके बाद एक वीडियो जारी कर इमरान खान ने यह आरोप लगाया कि कोर्ट में पेशी के दौरान उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। इमरान खान का दावा है कि उन्हें जान से मारने के लिए इस्लामाबाद की जिला अदालत में 20 लोग हमले की ताक में थे। इसी वजह से उन्हें बुलेट प्रूफ सुरक्षा में लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें इमरान खान सुरक्षा कर्मियों से घिरे दिखे, जबकि गोली रोकने के लिए सुरक्षा में तैनात कई जवान हाथों में बुलेट प्रूफ शील्ड लिए नजर आए। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ भी नजर आई। वहीं लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान को आतंकवाद से जुड़े 2 मामलों में जमानत दे दी। इधर दिल्ली में बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को 1 साल तक विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया, जिसकी वजह से वो अगले बजट सत्र तक सदन की किसी भी कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने के आरोप में दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने बीजेपी विधायक को 1 साल तक सस्पेंड कर दिया। इस पूरे मामले पर राष्ट्रपति जी से मिलेंगे। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने बजट का ब्यौरा लीक किए जाने का आरोप लगाते हुए विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने क्राइमिया में ड्रोन से हमला कर पुतिन की कलिब्र मिसाइलों के जखीरे को तबाह कर दिया।
काला सागर के किनारे बसे यूक्रेन के इस हिस्से पर 2014 में पुतिन ने कब्जा कर लिया था और तभी से वो इसका इस्तेमाल हथियार डिब्बों की तरह कर रहे हैं। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि क्राइमिया को रूस से छीनने के लिए जेलेंस्की ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में जेलेंस्की की सेना ने उत्तरी क्राइमिया के शहर जेंकोई को निशाना बनाया और वहां के रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन को ड्रोन से मिसाइल दागकर उड़ा दिया, जिससे पूरा इलाका थर्रा गया। यूक्रेन का दावा है कि उस ट्रेन में बड़ी संख्या में रूस की घातक कलिब्र मिसाइलें थी जो ड्रोन हमले में तबाह हो गई। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें ड्रोन से मिसाइल गिरने के बाद वहां आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी के साथ जोरदार धमाका होता दिखा। इसके बाद वहां आग का एक बड़ा गोला भी उठता नजर आया। और जेलेंस्की ने दावा किया कि इस हमले से रूस को बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि रूस की तरफ से इस हमले की कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि अगर ड्रोन अटैक की बात सच हुई तो फिर पुतिन इसका बदला जरूर लेंगे। क्योंकि पुतिन को सब कुछ मंजूर है, लेकिन अगर उनकी शान यानी क्राइमिया पर कोई हमला करे तो ये उन्हें बर्दाश्त नहीं। इसीलिए पुतिन कई बार यूक्रेन समेत पश्चिमी देशों को भी ये धमकी दे चुके हैं कि अगर क्राइमिया पर कोई आंच आई तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकेंगे। कुछ रोज पहले ही रूस के एक विपक्षी नेता ग्रिगोरी येवलांस्की ने यह दावा भी किया था कि पुतिन सिर्फ डराने के लिए परमाणु हमले की धमकी नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो ऐसा कर भी सकते हैं। उनका यह भी दावा है कि अगर क्राइमिया को रूस से छीनने की कोशिश की गई तो पुतिन एटम बम का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। मतलब पुतिन की परमाणु धमकी को हल्के में लेना पश्चिमी देशों के लिए बड़ी गलती साबित हो सकती है, जबकि पश्चिमी मीडिया का कहना है कि जेलेंस्की अमेरिका की शह पर क्राइमिया को पुतिन से छीनने का मन बना चुके हैं और इसी वजह से वो लगातार क्राइमिया को निशाना बना रहे हैं। कुछ रोज पहले भी वहां के सेवेस्तोपोल नेवल बेस और एक एयर बेस पर हमले की खबरें सामने आई थी। तब ये दावा किया गया था कि दोनों जगहों पर यूक्रेन की सेना ने ड्रोन से मिसाइलें दागी थी। इसी के बाद से ये आशंका जताई जा रही थी कि क्राइमिया पर जेलेंस्की बड़ा अटैक कर सकते हैं। और अब यूक्रेन का दावा है कि उसकी फौज ने ड्रोन से मिसाइल दागकर पुतिन की कलिब्र मिसाइलों के जखीरे को ही तबाह कर दिया। हालांकि ड्रोन अटैक से निपटने के लिए रूस ने वहां मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार रखे थे, जिन्होंने एक हमलावर ड्रोन को मार भी गिराया, लेकिन बाकी बचे ड्रोन ने क्राइमिया पर हमला बोलकर रूस को दहला दिया। उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी कर रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। बखमुत में जेलेंस्की की फौज ने रूस के हथियारों से भरे एक ट्रक को निशाने पर ले लिया और उस पर ऐसी मिसाइल गिराई कि हथियारों से भरा रूस का ट्रक पूरी तरह बर्बाद हो गया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस इस ट्रक के जरिए हथियारों की खेप बखमुत तक पहुंचाना चाहता था, जिस पर उसके कई सैनिक पहले से ही नजरें गड़ाए हुए थे। इसके बाद जैसे ही हथियारों से भरा ट्रक बखमुत की सीमा के करीब पहुंचा, यूक्रेन ने उस पर हमला बोल दिया, जिससे उसमें धमाका हुआ और कई खतरनाक हथियार तबाह हो गए। असल में पिछले कुछ दिनों से बखमुत को जीतने के लिए पुतिन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यही वजह है कि वो हथियारों की खेप बखमुत पहुंचाने में जुटे हैं, जिसे रोकने के लिए जेलेंस्की ने अपने कुछ सिपाही बखमुत के बॉर्डर के पास तैनात किए हुए थे, जिन्होंने रूस के हथियारों से भरे ट्रक पर सटीक मिसाइल हमला कर उसे उड़ा दिया। इधर पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी और भगोड़े मेहुल चोकसी को दी गई इंटरपोल की राहत पर भारत ने कड़ा एतराज जताया और अब भारत इस फैसले के खिलाफ अपील करने की तैयारी में है, क्योंकि एंटीगा की कोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद इंटरपोल ने मेहुल चोकसी के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस हटा लिया, जिसका मतलब है कि अब वो इंटरपोल के लिए अपराधी नहीं है। इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अपराध रोकने के लिए दुनिया भर में पुलिस का सहयोग करता है। इस बीच पंजाब में खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के फरार होने के वीडियो सामने आए। अमृतपाल सिंह पर 6 केस दर्ज हैं। पिछले 4 दिन से पंजाब पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन इसके बाद भी अमृतपाल सिंह पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इस दौरान पुलिस को अमृतपाल सिंह के फरार होने से जुड़े कुछ वीडियो मिले। एक वीडियो 18 मार्च सुबह करीब 11:30 बजे का है, जिसमें अमृतपाल सिंह की कार एक टोल प्लाजा से गुजरती दिखाई दी। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में भी अमृतपाल कार से भागता नजर आया और तो और पुलिस से बचने के लिए उसकी मोटरसाइकिल से भागने की तस्वीर भी सामने आई। इस बीच पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें यह बताया गया कि अमृतपाल पर 18 मार्च को NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया था और उसके खिलाफ उसी दिन गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया था। पंजाब सरकार ने अपनी याचिका में अमृतपाल को देश के लिए खतरा बताया और भरोसा दिया कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिस पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि अगर अमृतपाल सिंह देश के लिए खतरा था तो उसे क्यों नहीं पकड़ा गया और पंजाब के 80,000 पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे, जबकि वो खुलेआम अपने साथियों के साथ हथियार लेकर घूमता रहा। हाईकोर्ट में इससे कोई यकीन नहीं है, ये सिर्फ स्टोरी लग रही है। इस बीच अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर के साथ पुलिस ने पूछताछ के लिए करीब 500 लोगों की लिस्ट तैयार की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब के तरनतारन, फिरोजपुर, मोगा, संगरूर और अमृतसर जिलों में इंटरनेट सेवा 23 मार्च दोपहर 12 बजे तक बंद कर दी गई
उधर पश्चिमी मीडिया ने अफ्रीकी देश सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में चीनी नागरिकों की हत्या का आरोप वैगनर ग्रुप के लड़ाकों पर लगाया। माना जाता है कि यह ग्रुप पुतिन की प्राइवेट आर्मी है, जिसके लड़ाके यूक्रेन में रूसी सैनिकों के साथ मिलकर जंग लड़ रहे हैं। लेकिन सोने का खजाना मिलने की उम्मीद में इस ग्रुप के लड़ाकों ने चीनी नागरिकों की जान ले ली। एक दिन पहले ही मध्य अफ्रीकी देश सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में मौजूद सोने की खदान में आतंकी हमला हुआ, जिसमें चीन के 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि आतंकी हमला सोने के लिए किया गया, जिसने रूस को चीन का दुश्मन बना दिया। हालांकि चीन और रूस के बीच गहरी दोस्ती है और यूक्रेन जंग के बाद तो ये दोनों देश और भी नजदीक आ चुके हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अफ्रीकी महाद्वीप में चीन और रूस आमने सामने हैं, क्योंकि चीन और रूस वहां के कई देशों में पैर पसारने में जुटे हैं। आरोप है कि इन दोनों देशों की नजर इस महाद्वीप के प्राकृतिक संसाधनों पर टिकी है और अफ्रीकी महाद्वीप के कई देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर रूस और चीन उन पर कब्जा करने की फिराक में है। पश्चिमी मीडिया का तो यह भी दावा है कि इन दोनों देशों के खतरनाक प्लान की वजह से कुछ देशों का वजूद मिट भी सकता है। इसका खमियाजा मध्य अफ्रीकी देश सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को भी भुगतना पड़ सकता है, जहां चीन और रूस के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन सोने की खदान में खुदाई के दौरान चीन के कर्मचारियों पर हमले की घटना से वहां जंग छिड़ सकती है। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी के नाम पर सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाने के आरोपी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। आरोप है कि अभिषेक यादव नाम के लड़के ने अखिलेश यादव की बेटी की फोटो लगाकर एक फेक अकाउंट बनाया और बाद में उससे अभद्र भाषा में टिप्पणी भी की। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने के साथ ही पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। इस बीच सऊदी अरब से रिश्ते बहाल करने की डील के बाद ईरान ने अब अपने पड़ोसी इराक के साथ सीमा की सुरक्षा के लिए एक समझौता कर लिया। ईरान के अमेरिका और इजरायल के साथ हालात बहुत ज्यादा तनाव से भरे हुए हैं। ऐसे में वो बाकी देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में लगा है ताकि अगर इजरायल या फिर अमेरिका से जंग छिड़े तो ईरान बाकी मसलों में उलझे बिना सिर्फ और सिर्फ अपने 2 जानी दुश्मनों से हिसाब बराबर कर सके। इराक के साथ सिक्योरिटी डील करके ईरान कुर्द लड़ाकों से छुटकारा पाना चाहता है। ईरान और इराक में कुर्द समुदाय के लोग अच्छी खासी तादाद में रहते हैं और कुर्द समुदाय लंबे वक्त से अपने लिए एक अलग देश की मांग कर रहा है। ईरान आरोप लगाता रहा है कि इराक के कुर्द इलाके से लड़ाके उसके यहाँ हमले करते हैं। ऐसे में इराक के साथ डील करके उसके कुर्द इलाके की सीमा को सख्त किया जाएगा। उधर यूक्रेन से जारी भीषण जंग के बीच रूस की नौसेना के जवानों ने चीन और ईरान के सैनिकों के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास किया और समंदर में दुश्मन को ढेर करने की ट्रेनिंग ली। रूस, चीन और ईरान के जवानों ने समंदर में ही जंग के अलग अलग हालात बनाए और उनसे निपटने का अभ्यास किया। तीनों देशों के जवानों ने हवा में उड़ते टारगेट को भी तबाह करने की ट्रेनिंग ली। यह अभ्यास अमेरिका और चीन के बीच कई मुद्दों पर तनाव के बीच हुआ। असल में इन दिनों चीन रूस से अपनी दोस्ती मजबूत करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका के साथ उसका तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि पिछले साल भी तीनों देशों की सेनाओं ने इसी तरह का सैन्य अभ्यास किया था। इधर महाराष्ट्र के नागपुर में मौजूद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दफ्तर को उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस के मुताबिक ये धमकी फोन के जरिए दी गई, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ऑफिस के साथ साथ उनके घर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और जांच में जुट गई। जानकारी के मुताबिक करीब 2 महीने पहले भी फोन करके उनके दफ्तर को उड़ाने की धमकी दी गई थी। उधर दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान में हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि वहां लोगों ने सरकारी गेहूं लेकर पहुंचे एक ट्रक को ही लूट लिया। मतलब ये कि अनाज के एक एक दाने के लिए वहां लूट मची है, क्योंकि महंगाई की वजह से वहां के लोगों की जेब खाली हो चुकी है। अनाज और सब्जी तो छोड़िए, लोग बच्चों के लिए दूध तक नहीं खरीद पा रहे हैं। उनके पास न खाना बचा है और न ही बाजार से खाना खरीदने के लिए पैसे। ऐसे में वहां के लोग खाने के लिए लूटपाट और मारामारी पर उतर आए हैं। इसी बीच पाकिस्तान में मची लूटपाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें सड़क पर खड़े एक ट्रक से लोगों की भीड़ गेहूं की बोरियां लूटती दिखी। वीडियो में कुछ लोग गेहूं की बोरी के लिए मारपीट तक करते नजर आए। हालांकि इस दौरान एक आदमी लोगों को रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी एक न सुनी और जिसे भी मौका मिला वो ट्रक से गेहूं की बोरी लेकर चलता बना। आरोप है कि गेहूं की बोरियां लूटने के दौरान लोगों ने ट्रक के ड्राइवर और मजदूरों के साथ मारपीट भी की, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। थोड़ी ही देर में वहां हालात बेकाबू हो गए। ट्विटर पर शेयर किए गए इस वीडियो में लोगों की भीड़ गेहूं की बोरियों से लदे ट्रक को घेर कर खड़ी दिखी। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में महिलाएं भी नजर आईं, जो किसी भी तरह गेहूं की बोरियों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी थी। बताया जा रहा है कि ये वीडियो लाहौर शहर के एक इलाके का है, लेकिन पाकिस्तान में अनाज लूटने का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इस्लामाबाद से लेकर कई दूसरे शहरों से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिनमें लोग खाने पीने की चीजों के लिए लूटपाट और लड़ाई करते नजर आ रहे हैं। मतलब पाकिस्तान के हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं। वहां न सिर्फ आटे की कमी है, बल्कि आसमान छूती महंगाई की वजह से दाल, सब्जी, तेल और फल लोगों के बजट से बाहर हो चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान को कई देशों से मदद भी भेजी गई है, लेकिन आरोप है कि वहां के अधिकारी विदेशों से मिल रही मदद और राहत सामग्री को भी डकार जा रहे हैं।
पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक इसी महीने रूस ने पाकिस्तान पर तरस खाकर करीब 50,000 टन गेहूं मदद के तौर पर भेजा था, लेकिन आरोप है कि वो गेहूं जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने से पहले ही सिंध में चोरी हो गया, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार ने 67 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन चोरी हुआ गेहूं कहां गया इसकी खबर नहीं लग पाई, जबकि पाकिस्तान को इस वक्त उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है ताकि वो बलूचिस्तान और सिंध के लोगों की भूख मिटा सके, क्योंकि इन दोनों प्रांतों में लोग खाने पीने की चीजों की कमी से तंग आकर खुदकुशी तक करने लगे हैं। इस बीच आर्थिक रूप से तबाह हो चुके पाकिस्तान में लोगों ने आरोप लगाया कि वहां की सेना रोज हजारों लीटर ईंधन बर्बाद कर रही है, जबकि पाकिस्तान में पिछले कई महीनों से तेल का भारी संकट है और पेट्रोल डीजल के दाम लोगों की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। पाकिस्तान में कहीं कहीं तो पेट्रोल और डीजल की इतनी किल्लत है कि पेट्रोल पंपों पर लोग घंटों लाइन में लगने को मजबूर हैं। इस बीच लोगों का गुस्सा तब भड़क गया जब पाकिस्तान की सेना ईंधन की बर्बादी करने लगी। वहां 23 मार्च को हर साल पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है, जो भारत के गणतंत्र दिवस की ही तरह है। यानी इस दिन पाकिस्तान की सेना परेड और एयर शो का आयोजन कर अपनी ताकत का प्रदर्शन करती है। लेकिन कंगाली की वजह से इस बार शहबाज शरीफ सरकार ने इस कार्यक्रम को सिर्फ प्रतीक के तौर पर मनाने का ऐलान किया था, ताकि उससे पैसे बचाकर वो अपनी जरूरतें पूरी कर सके। लेकिन इस फैसले के बावजूद पाकिस्तान की सेना ने अपनी प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं की। वहां रोज टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और लड़ाकू विमानों से अभ्यास किया जा रहा है, जिसे देखकर पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा भड़क गया। सोशल मीडिया के जरिए लोग अपनी ही सेना को कोसने लगे। उनका आरोप है कि सेना को लोगों की परेशानी से कोई मतलब नहीं और इसी वजह से हर दिन करोड़ों पाकिस्तानी रुपयों के ईंधन की बर्बादी की जा रही है। इसके अलावा लोगों की नाराजगी इस बात पर भी है कि लड़ाकू विमानों की प्रैक्टिस की वजह से पाकिस्तान की अहम एयर स्पेस को बंद कर दिया गया, जिससे यात्री विमानों को लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है और इसकी वजह से ईंधन की भी बर्बादी हो रही है। वहीं पाकिस्तान सरकार के पेट्रोल और आटे पर सब्सिडी के ऐलान पर IMF भड़क गया। उसने पाकिस्तान की शहबाज सरकार की मंशा पर सवाल उठाया और दो टूक कहा कि पाकिस्तान ने इस बारे में IMF से कोई सलाह नहीं ली। मतलब सब्सिडी का ऐलान करके शहबाज सरकार ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि दुनिया के देशों को कर्ज देने वाली संस्था IMF उसके इस फैसले से खुश नहीं है। पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल पर 50 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इसके अलावा वहां की खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सरकारों ने आटे पर 73 अरब पाकिस्तानी रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया है, जिस पर IMF भड़क गया, क्योंकि उसका कहना है कि पाकिस्तान सरकार ने इस बारे में उससे कोई सलाह ही नहीं ली और अगर गरीबों को राहत देने के चक्कर में फिर कोई भ्रष्टाचार हुआ तो IMF पाकिस्तान को फूटी कौड़ी नहीं देगा। यानी सब्सिडी का ऐलान करके शहबाज सरकार ने खुद मुसीबत ले ली, जिससे IMF से मदद मिलने की रही सही उम्मीद भी खत्म हो सकती है। इधर पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में अधिकारियों पर एक्शन लिया गया। पिछले हफ्ते आई सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट में 9 लोग दोषी पाए गए थे, जिसके बाद पंजाब सरकार ने पंजाब के डीजीपी रहे सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय समेत 3 अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई के आदेश दे दिए। पिछले साल जनवरी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान फिरोजपुर में प्रचार के लिए गए थे, तब प्रदर्शनकारियों की वजह से उनके काफिले को बीच सड़क पर रोकना पड़ा था। उधर पुतिन के खिलाफ वारंट जारी करने पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को परमाणु बम के वार से मिटा देने की धमकी दे दी। दिमित्री मेदवेदेव को पुतिन का बेहद करीबी माना जाता है, इसी वजह से वो पुतिन के खिलाफ वारंट जारी होने पर बुरी तरह भड़क गए और इसी गुस्से में उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल दागकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मिट्टी में मिला देने की चेतावनी दे दी। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को धमकाया कि उसे एक परमाणु ताकत वाले देश के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए। यानी इशारों में दिमित्री मेदवेदेव ने यह कह दिया कि रूस परमाणु बम से हमला करने से भी नहीं चूकेगा और वो कभी भी हाइपरसोनिक मिसाइल हॉलैंड के द हेग शहर में मौजूद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर आसानी से दाग सकता है, क्योंकि उसके पास परमाणु बम लेकर जाने वाली कई खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें मौजूद हैं। सरमाद, जरकॉन और यार्स जैसी मिसाइलों का दम रूस कई बार पूरी दुनिया को दिखा भी चुका है और माना जा रहा है कि दिमित्री मेदवेदेव अब उन्हीं मिसाइलों का डर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को भी दिखा रहे हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते ही युद्ध अपराध के मामले में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। और यूक्रेन के साथ छिड़ी जंग के बीच पुतिन के खिलाफ वारंट जारी होने पर रूस में हड़कंप मच गया, क्योंकि पुतिन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए थे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन पर आरोप लगाया कि उनके आदेश पर यूक्रेन से हजारों बच्चों का अपहरण करके रूस ले जाया गया, जिसका मतलब यह कि वो सीधे सीधे बच्चों के अपहरण के मामले में शामिल है। लेकिन इस वारंट का पुतिन के ऊपर जरा भी असर नहीं दिखा, क्योंकि उन्होंने इसके बाद क्राइमिया और मारियोपोल का दौरा किया। क्राइमिया 2014 से ही पुतिन के कब्जे में है।
जबकि यूक्रेन के मारियोपोल पर रूसी सेना ने पिछले साल 24 फरवरी को किए गए हमले के 3 महीने बाद ही अधिकार कर लिया था। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ठेंगा दिखाते हुए पुतिन उसी यूक्रेन में पहुंच गए जहां से बच्चों को अगवा करवाने का आरोप उन पर लगा है, क्योंकि पुतिन को भी मालूम है कि उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट का उन पर कोई खास असर नहीं होगा, क्योंकि रूस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं है, जिसकी वजह से रूस में उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। लेकिन दुनिया के 123 देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं और उन देशों में पुतिन गए तो वहां की सरकार उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के किसी सदस्य देश के लिए उसके आदेश को मानना जरूरी नहीं है। यही वजह है कि पुतिन ने इस गिरफ्तारी वारंट को जरा भी भाव नहीं दिया। लेकिन उन पर लगाए गए आरोप से पूरी दुनिया में उनकी किरकिरी जरूर हो गई, जिसने उनके करीबी दिमित्री मेदवेदेव को गुस्से से भर दिया और उन्होंने धमकी दे दी कि नॉर्थ सी में मौजूद रूस के जंगी जहाज से हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई तो हॉलैंड में मौजूद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुख्यालय मिट्टी में मिल जाएगा। इधर एक दिन पहले आई भारी गिरावट के बाद हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सबसे ज्यादा तेजी बैंकिंग और एनर्जी के शेयरों में रही। और पहले दिन की गिरावट के बाद सुबह के वक्त बाजार तेजी के साथ खुला। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 446 अंकों की बढ़त के साथ 58,074 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 119 अंकों के उछाल के साथ 17,000 के ऊपर बंद हुआ। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के कीव दौरे के बीच रूस ने जापान सागर में अपने बॉम्बर भेज दिए। जापान खुलकर यूक्रेन का पक्ष लेता रहा है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद जापान पहला ऐसा एशियाई देश था जिसने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का ऐलान किया था। और अब उसके प्रधानमंत्री खुद यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा कर रहे हैं, वो भी तब जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस में मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि जापान के इसी कदम ने रूस को भड़का दिया और उसने जापान को डराने के लिए अपने बॉम्बर भेज दिए। खबर के मुताबिक रूस के 2 Tu-95MS ने जापान की हवाई सीमा के करीब जापान सागर के ऊपर उड़ान भरी। रूस के ये बॉम्बर परमाणु बम गिराने की ताकत रखते हैं और कहा जा रहा है कि रूस ने जापान सागर में इन्हें उड़ाकर सीधा फुमियो किशिदा को संदेश दिया कि वो यूक्रेन के साथ खड़े होने वाले देशों का हाल भी बुरा कर सकता है। हालांकि जब से जंग शुरू हुई है, जापान हमेशा रूस के सामने सीना तान कर खड़ा है। और इस बार भी उसके प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा तब कीव का दौरा कर रहे हैं जब एक रोज पहले ही मॉस्को में शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात हुई। कहा जा रहा है कि ऐसे वक्त में यूक्रेन पहुंचकर वो न सिर्फ रूस बल्कि चीन को भी आंखें दिखा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही देशों से जापान की दुश्मनी जग जाहिर है। जापान का चीन और रूस के साथ पूर्वी चीन सागर के कई द्वीपों को लेकर पुराना विवाद है, जिसकी वजह से रूस और चीन मिलकर जापान को घेरने में जुटे हैं। पिछले साल के अंत में तो दोनों देशों ने जापान सागर में एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल भी की थी। लेकिन अब जापान भी चीन और रूस के खिलाफ खुलकर खेल रहा है, जिसके लिए फुमियो किशिदा ने यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई थी। इतना ही नहीं, जापान ने एक भारी भरकम रकम देकर यूक्रेन की मदद भी की थी। और अब तो खुद जापान के प्रधानमंत्री यूक्रेन दौरे पर हैं, जिससे चिढ़े रूस ने अपने बॉम्बर जापान सागर में उड़ाए। इस बीच चीन की लगातार बढ़ती घुसपैठ से निपटने के लिए जापान ने समंदर में मौजूद अपने एक द्वीप पर मिसाइलें तैनात कर दी। जापान का आरोप है कि चीन ताइवान की तरह ही उसे भी धमकाने की कोशिश में है, ताकि वो जापान को डराकर इशिगाकी द्वीप पर कब्जा कर सके। ये द्वीप जापान के मुकाबले चीन और ताइवान की सीमा के ज्यादा करीब है, इसलिए चीन के जहाज आए दिन यहाँ घुसपैठ की कोशिश करते हैं। जापान ने आरोप लगाया कि 2 दिन पहले ही चीन की नौसेना के 2 जहाज जापान के इशिगाकी द्वीप के पास देखे गए थे, जिसमें मौजूद चीन के सैनिकों ने वहां पर मौजूद जापान के मछुआरों को डराकर पीछे हटने का आदेश दिया था। जापान का आरोप है कि चीन की नजर बहुत पहले से इस द्वीप पर है और उसका मंसूबा इसे अपने कब्जे में लेने का है। यही वजह है कि जापान ने वहां मिसाइल यूनिट की तैनाती कर दी। इसके अलावा वो जल्द ही वहां करीब 500 से ज्यादा जवानों की तैनाती भी करने वाला है, ताकि चीन की कोशिश को नाकाम किया जा सके। इधर कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता चेतन कुमार को बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि उन पर यह कार्रवाई एक विवादास्पद ट्वीट करने के बाद हुई, जिसकी शिकायत पुलिस से बजरंग दल ने की थी। आरोप है कि चेतन कुमार ने हिंदुत्व पर एक विवादास्पद ट्वीट किया, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उधर कनाडा से यूक्रेन को टैंकों की मरम्मत करने वाली बख्तरबंद गाड़ी मिल गई। बताया गया कि इस गाड़ी का इस्तेमाल युद्ध के मैदान से सैनिकों को बचाने के लिए भी किया जा सकेगा, जिसे कार्गो प्लेन के जरिए यूक्रेन भेजा गया। कनाडा की रक्षा मंत्री अनीता आनंद ने बेगे 503 नाम की इस बख्तरबंद गाड़ी को कनाडा से रवाना करने का वीडियो साझा किया और ट्वीट कर लिखा कि यूक्रेन को जब तक जरूरत होगी कनाडा तब तक उसके साथ खड़ा रहेगा। वहीं पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि कनाडा की यह बख्तरबंद गाड़ी जंग में यूक्रेन के लिए बेहद अहम साबित होगी, क्योंकि इसका इस्तेमाल टैंकों की मरम्मत करने के साथ साथ जंग के मैदान में सैनिकों को सुरक्षित पहुंचाने और घायल सैनिकों को वहां से बाहर निकालने के लिए भी किया जा सकेगा। ऐसे में यह बख्तरबंद गाड़ी यूक्रेन के सैनिकों के लिए किसी कवच की तरह काम करेगी।
इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन ने रूस के एक जासूस को पकड़कर उसे जेल में डाल दिया। बताया गया कि वो जासूस डोनेस्क में मौजूद रूस के सैनिकों को ड्रोन मुहैया करवाने का काम कर रहा था और दावा है कि ये ड्रोन यूक्रेन में मौजूद रूस के समर्थक संगठनों से खरीदे गए, जिन्हें बाद में जंग लड़ रहे रूसी सैनिकों तक पहुंचाया गया। बताया गया कि मिखाइल लुचिन नाम का ये रूसी जासूस ड्रोन चलाने में माहिर है और वो यूक्रेन में रूसी हमलों को ड्रोन के जरिए फिल्माने का भी काम करता था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक मिखाइल लुचिन ने कुछ दिन पहले ही यूक्रेन में रूस के केमिकल हमले का एक वीडियो रिकॉर्ड कर उसे सोशल मीडिया पर डाला था। इतना ही नहीं, वो एक मैसेजिंग ऐप पर रूस समर्थक संगठन के पक्ष में बातें करता हुआ पाया गया, जिसके बाद यूक्रेन में साइबर हमलों को रोकने के लिए बनाई गई टीम ने मिखाइल लुचिन को ढूंढ निकाला और उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। इधर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मदरसों की जांच होगी। बताया गया कि मदरसों के सर्वे की रिपोर्ट में नेपाल सीमा के पास मौजूद कई मदरसों में गड़बड़ियां मिली हैं और इसीलिए मदरसों की दोबारा जांच होगी। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह के मुताबिक ये जांच रमजान के बाद शुरू होगी और जांच की रिपोर्ट आने के बाद ऐसे मदरसों पर कार्रवाई होगी जो ये नहीं बता पाएंगे कि उन्हें चलाने के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं। उधर अफ्रीकी देश केन्या में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर वहां हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। राजधानी नैरोबी में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर जमकर पत्थर बरसाए। इस दौरान पुलिस ने उन्हें काबू करने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन इसके बाद तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। उन्होंने सड़कों पर ही आगजनी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद बवाल ऐसा बढ़ा कि पुलिस के लिए प्रदर्शनकारियों को काबू करना मुश्किल हो गया। राष्ट्रपति विलियम रूटो के इस्तीफे की मांग को लेकर राजधानी नैरोबी में प्रदर्शनकारी काफी देर तक पुलिस पर पथराव करते रहे। हालांकि इस दौरान पुलिस ने उन्हें शांत करवाने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस की बातों का उन पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने सड़कों को ही जैम कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने विपक्ष के कुछ नेताओं के साथ कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसके बावजूद हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर डटे रहे। असल में केन्या में महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है। लोगों के लिए खाने पीने की चीजें भी खरीदना मुश्किल हो गया है। इसीलिए जनता सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जता रही है। लेकिन विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि राष्ट्रपति विलियम रूटो ने 2022 में हुए चुनाव में धांधली कर जीत दर्ज की थी, इसीलिए वो अपने हजारों समर्थकों के साथ सड़क पर उतरकर उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस बीच खबर है कि इजराइल से जंग लड़ने की तैयारी में जुटे ईरान की सेना में ही बगावत छिड़ गई है। बगावत भी ऐसी कि ईरान के सैनिकों ने पाला बदल लिया है और अपने दुश्मन इजराइल से ही हाथ मिला लिया। ये सनसनीखेज दावे किसी दूसरे देश ने नहीं किए, बल्कि खुद ईरान की सेना की ब्रांच इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडरों ने यह बात ईरान के सुप्रीम लीडर को बताई। और जब अपनी सेना ही बागी हो जाए तो ईरान इजराइल से क्या लड़ेगा। ईरान और इजराइल के बीच अभी हालात ऐसे हैं कि आज या कल ही जंग छिड़ जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं। इजराइल तो इतना आग बबूला है कि वो ईरान पर हमला करने की बात तक कह चुका है। ऐसे में ईरान के लिए तैयार रहना जरूरी है। लेकिन इस बीच ईरान के सैनिकों के इजराइल के साथ हो जाने की खबर ने ईरान में तहलका मचा दिया। बताया गया कि जनवरी में ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडरों और धर्मगुरुओं की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई से एक मीटिंग हुई थी। उसी मीटिंग की बातचीत मीडिया में लीक हो गई और पूरे ईरान में खलबली मच गई, क्योंकि मीटिंग में सेना के अधिकारियों ने अपने सुप्रीम लीडर को साफ साफ कह दिया कि सैनिक सरकार के खिलाफ हो गए हैं। वो सेना के ऑर्डर मानने को तैयार ही नहीं है। बल्कि ईरान के सैनिकों का दिमाग इतना ज्यादा गर्म हो चुका है कि वो इजराइल तक से अपनी दुश्मनी भुला बैठे हैं। वो इजराइल से लड़ते लड़ते इतना थक चुके हैं कि अब हथियार उठाने को तैयार ही नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ मीटिंग की लीक हुई बातचीत से सामने आया कि गोलान हाइट्स में इजराइल से लड़ रहे ईरान के सैनिक बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। गोलान हाइट्स वैसे तो सीरिया का इलाका है, लेकिन उस पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ। अब ईरान सीरिया का साथी है तो उसके सैनिक वहाँ इजराइल की सेना के ठिकानों पर हमला करते रहते हैं। लेकिन ईरान के कमांडरों ने मीटिंग में बताया कि गोलान हाइट्स में इजराइल से लड़ने वाले ईरान के सैनिक अब इजराइल को अपने ही ऑपरेशनों की खुफिया जानकारी बेच रहे हैं, जिसकी वजह से इजराइल को ईरान के प्लान की एक एक डिटेल पहले ही मिल जाती है और इससे पहले कि ईरान उस पर धावा बोले, इजराइल ही ईरान पर हमला कर देता है। यहाँ तक कि सीरिया में तैनात ईरान के सैनिक भी लड़ना नहीं चाहते और नौकरी की तलाश में। लीक हुई जानकारी से सामने आया कि ईरान में बिगड़ते आर्थिक हालात और वहाँ पिछले साल से जारी सरकारी विरोध प्रदर्शनों ने ईरान के सैनिकों को भड़का दिया। इधर टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने इस मामले में इरफान महराज नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर पाकिस्तान के इशारे पर भारत के खिलाफ आतंक फैलाने और जम्मू कश्मीर में फर्जी एनजीओ की आड़ में आतंकी फंडिंग रैकेट चलाने का आरोप है। उधर चीन से जारी तनाव के बीच ताइवान अपने पुराने टैंकों को ताकतवर बनाने की तैयारी में जुट गया है। ताइवान ने अमेरिका से खरीदे गए सैकड़ों पैटर्न टैंकों को अपग्रेड करने का फैसला किया, जिसके तहत पुराने पड़ चुके टैंकों के इंजन को बदला जाएगा
और ताइवान को उम्मीद है कि नए पावरफुल इंजन के साथ पुराने टैंक भी चीन की चुनौती का जवाब दे पाने में सक्षम होंगे। ताइवान ने 1995 से 2000 के बीच अमेरिका से 450 पैटर्न टैंक खरीदे थे और अब इसे अपग्रेड करने के लिए भी ताइवान ने एक अमेरिकी कंपनी के साथ ही डील फाइनल की। $236 मिलियन यानी करीब 1950 करोड़ भारतीय रुपयों का करार किया गया, जिसमें 2028 तक सभी पैटर्न टैंकों में आधुनिक और ताकतवर इंजन लगा दिए जाएंगे, जिससे चीन की चिंता बढ़ सकती है। इस बीच पटना में शिक्षकों की पक्की नौकरी के मुद्दे पर बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी के विधायक पोस्टर लेकर पहुंच गए और संविदा कर्मियों की पक्की नौकरी और किसानों को फसलों का मुआवजा देने के मुद्दे पर नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार गंभीर नहीं है कृषि के क्षेत्र में। बीजेपी विधायकों ने बिहार सरकार पर किसानों और शिक्षकों के मुद्दों को अनदेखा करने का भी आरोप लगाया। उधर यूक्रेन जंग के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पुतिन के बीच हुई मुलाकात पर बाइडेन भड़क गए। शी जिनपिंग ने एक दिन पहले ही मॉस्को में कई मुद्दों पर पुतिन से बातचीत की, लेकिन इस बातचीत ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की नाराजगी बढ़ा दी। बाइडेन का यह मानना है कि शी जिनपिंग यूक्रेन जंग को खत्म कराने के बजाय और भड़का देंगे, क्योंकि वो पुतिन के दोस्त हैं और कई मौकों पर उन्होंने रूस का साथ दिया है। यही नहीं, उन्हें डर इस बात का भी है कि चीन रूस को अपने खतरनाक हथियारों का जखीरा भी दे सकता है। यानी बाइडेन को लगता है कि चीन के राष्ट्रपति का रूस दौरा यूक्रेन जंग की आग में घी डालने का काम करेगा। हालांकि उनके रक्षा विभाग ने शी जिनपिंग से रूस पर युद्ध खत्म करने के लिए दबाव बनाने की अपील की। We hope that President Xi will press President Putin to cease bombing Ukrainian cities, hospitals and schools to halt the war crimes. अमेरिका ने यह अपील इसलिए भी की क्योंकि पिछले महीने ही चीन ने यूक्रेन जंग को खत्म कराने की पेशकश की थी और इसके लिए चीन ने रूस और यूक्रेन दोनों देशों को अपना प्रस्ताव भेजा था। साथ ही चीन ने यह शर्त रख दी थी कि अगर ये दोनों देश उसकी शर्तों को मानेंगे तभी वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार होगा। और कहा जाता है कि चीन ने यह प्रस्ताव भेजकर अमेरिका के आरोप को गलत ठहराने की चाल चली थी, क्योंकि अमेरिका यह आरोप लगाता है कि चीन इस युद्ध को भड़काने में जुटा है और वो पुतिन के सैनिकों को लगातार हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है। हालांकि शी जिनपिंग के रूस दौरे के बहाने अमेरिका ने उस पर दबाव बनाने की भी कोशिश की। अमेरिका ने दो टूक कहा कि अगर चीन वाकई युद्ध को खत्म करवाना चाहता है तो शी जिनपिंग रूस के बाद यूक्रेन का भी दौरा करें, ताकि उन्हें पता चल सके कि पुतिन के सैनिकों ने यूक्रेन को किस तरह बर्बाद कर दिया है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि शी जिनपिंग के रूस दौरे से पुतिन के प्लान को मजबूती मिली है, जो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर दबाव बनाने के लिए अपने दोस्तों की संख्या बढ़ाने में जुटे हैं। और माना जाता है कि जिस तरह यूक्रेन के पक्ष में अमेरिका समेत यूरोप के कई देश खड़े हैं, वैसे ही रूस का साथ देने वाले देशों की फहरिस्त भी लंबी होती जा रही है। बेलारूस तो उसका इतना भरोसेमंद दोस्त है कि उसने यूक्रेन पर हमले के लिए अपनी जमीन तक दे दी थी। इसके अलावा ईरान, सीरिया और उत्तर कोरिया भी पुतिन के साथ है। वहीं चीन के साथ रूस की नजदीकी पिछले एक दशक में बढ़ी है। इस बीच शी जिनपिंग के रूस दौरे से पुतिन की हिम्मत और बढ़ सकती है। ऐसे में पश्चिमी मीडिया का यह दावा है कि पुतिन आने वाले दिनों में यूक्रेन में भयंकर तबाही मचा सकते हैं। इस बीच उत्तर कोरिया के मीडिया ने दावा किया कि किम जोंग उन ने अपनी सेना को परमाणु युद्ध की तैयारी करने का आदेश दे दिया। यह दावा ऐसे समय में किया गया जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया का सैन्य अभ्यास जारी है, जिसे लेकर किम जोंग उन बौखलाए हुए हैं। उन्होंने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास में परमाणु हमला करने वाले हथियारों को शामिल करने पर ऐतराज जताया और दोनों देशों पर इस सैन्य अभ्यास के जरिए परमाणु क्षमता को बढ़ाने का आरोप लगाया। उत्तर कोरिया अमेरिका और दक्षिण कोरिया की इस मिलिट्री ड्रिल का पहले से ही विरोध करता आया है। उसने सख्त कार्रवाई की भी धमकी दी थी। और इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक किया गया कि गुस्साए किम ने अपनी सेना को जंग की तैयारी करने के भी आदेश दे दिए। इस दौरान खौफ बनाने के लिए उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक कई मिसाइलों का टेस्ट भी किया। लेकिन उत्तर कोरिया की तमाम धमकियों के बावजूद अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अपना सैन्य अभ्यास जारी रखा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उत्तर कोरिया के कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया और अमेरिका की इस करीबी को किम जोंग उन अपने लिए खतरा मानते हैं। दावा है कि इसी बौखलाहट में अब उन्होंने अपनी सेना को परमाणु युद्ध की तैयारी करने का भी आदेश दे दिया। इधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बल की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई। जिस दौरान ये मुठभेड़ हुई, जवान वहां जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, लेकिन इसी दौरान नक्सलियों ने घात लगाकर उन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बल ने भी ताबड़तोड़ फायरिंग की और इस कार्रवाई में एक नक्सली को मार गिराया। उधर यूक्रेन के डोनेस्क में रूस के कब्जे वाले इलाकों में जंग तेज हो गई। रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की सेना ने वहां कई हमले किए। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें वहां मौजूद कई इमारतें तबाह हो गईं, जबकि कुछ मकान बुरी तरह टूटे फूटे दिखाई दिए। रूस की तरफ से हमले का जो वीडियो जारी किया गया, उसमें एक मकान में भयानक आग लगी दिखाई दी। हमले की खबर मिलते ही सेना के कई जवान वहां पहुंच गए, जिन्होंने पानी की बौछार कर आग को बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझा पाना आसान नहीं था। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया। और इसी तरह की तस्वीरें डोनेस्क के कई इलाके दूसरे इलाके से भी सामने आई। वहां यूक्रेन के हमले से एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से उसमें रह रहे एक परिवार के कई लोग फंस गए।
क्योंकि हमला इतना ताकतवर था कि उस इमारत से आग की लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठता नजर आया। घटना की जानकारी मिलने के बाद सेना के जवान वहां पहुंच गए, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उन लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाला गया। इसके बाद उन लोगों को गाड़ी में बैठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। वहीं रूस के मीडिया ने दावा किया कि डोनेस्क में रूस के कब्जे वाले कई इलाकों में यूक्रेन की तरफ से कई आत्मघाती हमले किए गए, जिनमें एक आदमी की मौत हो गई। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप 30,000 लड़ाकों की भर्ती करेगा। बताया गया कि इसका ऐलान खुद वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने किया, ताकि सैनिकों की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप को बखमुत में भारी नुकसान उठाना पड़ा। दावा है कि हथियारों की कमी से जूझ रहे वैगनर ग्रुप के लड़ाकों पर यूक्रेन के सैनिकों ने चुन चुन कर हमले किए, ऐसे हमले जिनमें वैगनर ग्रुप के सैकड़ों लड़ाकों की मौत हो गई। खबर है कि इसीलिए वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा जवानों की भर्ती करना चाहते हैं। बताया गया कि इसके लिए वैगनर ग्रुप रूस के 42 शहरों में लोगों की भर्ती करने में जुट गया। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप में भर्ती होने से वहां के लोग कतरा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वैगनर ग्रुप में भर्ती किए गए नए लड़ाकों के साथ बदसलूकी की खबरें सामने आ चुकी हैं। यही वजह बताई जा रही है कि लाख कोशिश के बावजूद वैगनर ग्रुप ज्यादा लड़ाकों की भर्ती नहीं कर पा रहा। असल में इससे पहले वैगनर ग्रुप ने रूस की अलग अलग जेलों में बंद कैदियों की भर्ती की थी, जिन्हें पैसे देने के साथ आजाद करने का वादा कर जंग के मैदान में उतारा गया। हालांकि दावा है कि वैगनर ग्रुप ने अपने वादे पूरे नहीं किए, जिसके बाद नए भर्ती किए गए लड़ाकों ने बगावत कर दी, लेकिन उन्हें बगावत की सजा मौत मिली। खबर है कि इसीलिए रूस के लोग वैगनर ग्रुप में भर्ती नहीं होना चाहते, क्योंकि उन्हें पैसे मिलने की तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मौत मिलनी पक्की है। उधर अमेरिका के न्यू जर्सी में एक चर्च में भीषण आग लग गई। बताया गया कि चर्च में आग सबसे पहले प्रार्थना वाली जगह पर लगी, जिसके बाद देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की ऊंची ऊंची लपटें देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं आग की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी वहां पहुंच गए और आग बुझाने के काम में जुट गए। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन इस आग की चपेट में आकर पूरा चर्च जलकर राख हो गया। हालांकि गनीमत यह रही कि हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ। इधर जयपुर में सरकार की तरफ से लाए जा रहे राइट टू हेल्थ नाम के एक बिल के विरोध में जमकर प्रदर्शन हुआ। इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर विधानसभा तक पैदल मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने पहले से ही तैयारी की हुई थी, जिसके लिए वहां बैरिकेडिंग के साथ कई जवान मौजूद थे, जिन्होंने आगे बढ़ते डॉक्टरों को रोका तो वो वहीं धरने पर बैठ गए। चलो सरकार, शर्म करो। हालांकि इसके बाद वहां भीड़ बढ़ती गई और प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड लांघने की कोशिश की, जिसके बाद पहले वहां हल्की फुल्की धक्का मुक्की हुई और जैसे ही उनमें एक डॉक्टर ने सुरक्षा घेरा पार किया, पुलिस ने लाठियां भांज दी। जैसे गुंडे को, अपराधी को पीटा जाता है, वैसे हमें पीटा गया है। इसके अलावा उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। जयपुर में हुए इस विरोध प्रदर्शन में हजारों की तादाद में डॉक्टर इकट्ठा हुए, जिन्होंने राजस्थान सरकार की तरफ से लाए जा रहे इस बिल पर कड़ा एतराज जताया। प्राइवेट अस्पतालों का आरोप है कि इस बिल के आने से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि राइट टू हेल्थ नाम के इस बिल के मुताबिक अब निजी अस्पतालों को भी इमरजेंसी की हालत में मरीजों को तुरंत भर्ती करना जरूरी होगा। इसके अलावा उनका सरकारी अस्पतालों की तरह ही मुफ्त में इलाज भी करना होगा। जो बिल पास करवाने की कोशिश करे वो अपने फायदे के लिए कर रहे, वो सबके लिए नहीं सोच रहे। जिसके खिलाफ जयपुर में पिछले कई दिनों से डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ सरकार ने ये साफ कर दिया कि चाहे इस बिल का कितना भी विरोध क्यों न हो, इसे वापस नहीं लिया जाएगा। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जंग में जल्द ही पोलैंड की भी एंट्री हो सकती है। पोलैंड के राजदूत ने यह तक कह दिया कि अगर यूक्रेन युद्ध जीतने में नाकाम रहा तो रूस को धूल चटाने के लिए पोलैंड को आगे आना पड़ेगा। यानी अगर रूस ये जंग जीत भी गया तो उसका सामना यूक्रेन के बाद पोलैंड से होना तय है। ये दावा फ्रांस में पोलैंड के राजदूत यान एमरिक ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में किया, जहां उन्होंने आशंका जताई कि अगर ये जंग लंबी खिंची और इसमें यूक्रेन हार गया तो पुतिन का अगला टारगेट पोलैंड होगा। लेकिन उन्होंने ये चेतावनी भी दी थी कि पुतिन पोलैंड को यूक्रेन समझने की गलती ना करे, क्योंकि पोलैंड पहले से ही रूस के इरादे जानता है और वो इसे किसी भी कीमत पर अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देगा। यानी अगर रूस ने यूक्रेन के बाद पोलैंड की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। और फिर जंग में रूस का सामना नेटो से भी होगा, क्योंकि पोलैंड नेटो का सदस्य है और अगर उस पर हमला हुआ तो नेटो और रूस के बीच सीधी टक्कर हो जाएगी। और फिर जंग कितनी भीषण होगी इसका अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अगर नेटो और रूस में सीधी टक्कर हुई तो दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। लेकिन ये सब तब होगा जब रूस यूक्रेन को हराने के बाद पोलैंड पर हमला करे, जिसकी आशंका पोलैंड को अभी से सताने लगी है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पोलैंड को डर है कि जंग में यूक्रेन की मदद करने की वजह से पुतिन उस पर चढ़ाई कर देंगे, क्योंकि एक तो पोलैंड यूक्रेन का पड़ोसी है, दूसरी बात यह कि वो लगातार यूक्रेन को हथियारों और टैंकों की मदद कर रहा है, जिससे पुतिन चिढ़े हुए हैं। हफ्ते भर पहले ही उसने यूक्रेन को MiG-29 विमानों की खेप देने का ऐलान किया है। इससे पहले वो जर्मनी में बने 14 लेपर्ड 2 टैंक भी यूक्रेन भेज चुका है, जिसके बाद से वो पुतिन के रडार पर है और इसी बात का डर उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है।
इस बीच मुंबई के पास ठाणे के कल्याण से एक डराने वाला वीडियो सामने आया। वहां सड़क के किनारे मौजूद कई साल पुराना एक पेड़ अचानक गिर पड़ा, जिसका वीडियो डराने वाला था। ठाणे के कल्याण से आए सीसीटीवी वीडियो में सड़क से कुछ लोग गुजरते दिखे। इस दौरान वहां एक स्कूटर सवार भी नजर आया, जिसके स्कूटर मोड़ते ही सड़क के किनारे मौजूद पेड़ अचानक गिर पड़ा। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद और तभी से वो इसका इस्तेमाल हथियार डिब्बों की तरह कर रहे हैं। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि क्राइमिया को रूस से छीनने के लिए जेलेंस्की ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में जेलेंस्की की सेना ने उत्तरी क्राइमिया के शहर जेंकोई को निशाना बनाया और वहां के रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन को ड्रोन से मिसाइल दागकर उड़ा दिया, जिससे पूरा इलाका थर्रा गया। यूक्रेन का दावा है कि उस ट्रेन में बड़ी संख्या में रूस की घातक कलिब्र मिसाइलें थी, जो ड्रोन हमले में तबाह हो गई। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें ड्रोन से मिसाइल गिरने के बाद वहां आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी के साथ जोरदार धमाका होता दिखा। इसके बाद वहां आग का एक बड़ा गोला भी उठता नजर आया। और जेलेंस्की ने दावा किया कि इस हमले से रूस को बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि रूस की तरफ से इस हमले की कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि अगर ड्रोन अटैक की बात सच हुई तो फिर पुतिन इसका बदला जरूर लेंगे। क्योंकि पुतिन को सब कुछ मंजूर है, लेकिन अगर उनकी शान यानी क्राइमिया पर कोई हमला करे तो ये उन्हें बर्दाश्त नहीं। इसीलिए पुतिन कई बार यूक्रेन समेत पश्चिमी देशों को भी ये धमकी दे चुके हैं कि अगर क्राइमिया पर कोई आंच आई तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकेंगे। कुछ रोज पहले ही रूस के एक विपक्षी नेता ग्रिगोरी येवलांस्की ने यह दावा भी किया था कि पुतिन सिर्फ डराने के लिए परमाणु हमले की धमकी नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो ऐसा कर भी सकते हैं। उनका यह भी दावा है कि अगर क्राइमिया को रूस से छीनने की कोशिश की गई तो पुतिन एटम बम का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। मतलब पुतिन की परमाणु धमकी को हल्के में लेना पश्चिमी देशों के लिए बड़ी गलती साबित हो सकती है, जबकि पश्चिमी मीडिया का कहना है कि जेलेंस्की अमेरिका की शह पर क्राइमिया को पुतिन से छीनने का मन बना चुके हैं और इसी वजह से वो लगातार क्राइमिया को निशाना बना रहे हैं। कुछ रोज पहले भी वहां के सेवेस्तोपोल नेवल बेस और एक एयर बेस पर हमले की खबरें सामने आई थी। तब ये दावा किया गया था कि दोनों जगहों पर यूक्रेन की सेना ने ड्रोन से मिसाइलें दागी थी। इसी के बाद से ये आशंका जताई जा रही थी कि क्राइमिया पर जेलेंस्की बड़ा अटैक कर सकते हैं। और अब यूक्रेन का दावा है कि उसकी फौज ने ड्रोन से मिसाइल दागकर पुतिन की कलिब्र मिसाइलों के जखीरे को ही तबाह कर दिया। हालांकि ड्रोन अटैक से निपटने के लिए रूस ने वहां मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार रखे थे, जिन्होंने एक हमलावर ड्रोन को मार भी गिराया, लेकिन बाकी बचे ड्रोन ने क्राइमिया पर हमला बोलकर रूस को दहला दिया। उधर ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन युद्ध से जुड़ी अमेरिका और रूस के बीच एक हफ्ते में तीसरी बार सीधी टक्कर हुई है। यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका और रूस एक बार फिर आमने सामने आ गए, जब अमेरिका के परमाणु बम गिराने वाले दो B-52H बॉमर रूस की सीमा के करीब आ गए। अमेरिका के इन ताकतवर बॉमर को अपनी सीमा के पास देखकर रूस में खलबली मच गई। रूस के मुताबिक उसने भी अमेरिका को जवाब देने के लिए अपने खतरनाक सुखोई विमान को रवाना कर दिया। रूस के करीब बाल्टिक सागर के ऊपर अमेरिका के बॉमर और रूस का सुखोई लड़ाकू विमान आमने सामने आ गए। ऐसा लगा मानो दोनों देशों के बीच जंग छिड़ गई हो। हालांकि रूस के लड़ाकू विमान को देखकर अमेरिका के बॉमर लौट गए, लेकिन यूक्रेन जंग के बीच तीसरी बार हुई इस सीधी टक्कर ने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी, क्योंकि दुनिया के दो बेहद ताकतवर देशों में अगर जंग छिड़ी तो फिर पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और जिस तरह से पिछले एक हफ्ते में रूस और अमेरिका तीसरी बार भिड़े, उसने इस बात की आशंका बढ़ा दी, क्योंकि इस बार कोई अमेरिकी ड्रोन नहीं बल्कि उसके सबसे खतरनाक माने जाने वाले बॉमर रूस के करीब पहुंच गए। अमेरिका के ये बॉमर B-52H परमाणु बम गिराने की ताकत रखते हैं और रूस ने आरोप लगाया कि ऐसे ही घातक दो अमेरिकी बॉमर ने रूस की हवाई सीमा के बेहद करीब उड़ान भरी, जिसके बाद रूस में हड़कंप मच गया। अपने दुश्मन अमेरिका के दो परमाणु बम गिराने वाले बॉमर को करीब देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में यह तीसरी बार हुआ जब अमेरिका ने उसके इतने करीब आकर चुनौती दी, जिसका जवाब देने के लिए रूसी वायुसेना ने भी कमर कस ली। उसने तेजी से अपने घातक सुखोई विमान को अमेरिकी बॉमर की तरफ भेज दिया, क्योंकि यूक्रेन के साथ जंग के बीच रूस किसी भी तरह का खतरा मोल लेना नहीं चाहता। खासतौर पर बात जब अमेरिका की हो, जिसने पहले ही यूक्रेन को आधुनिक हथियार बेचकर रूस की नाक में दम कर रखा, जबकि अब वो रूस से सीधा टकराने को भी तैयार नजर आ रहा। और ऐसी आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि ये तीसरी बार है जब अमेरिका ने रूस के करीब पहुंचकर खलबली मचा दी। रूस के मुताबिक अमेरिका के दो B-52H बॉमर ने बाल्टिक सागर में उड़ान भरी,
जो रूस के पश्चिम में पड़ता है, और इसके किनारे बाल्टिक देश लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया है। इन देशों के ऊपर की तरफ रूस का अहम शहर सेंट पीटर्सबर्ग पड़ता है, जो बाल्टिक सागर में उड़ान भर रहे किसी भी बॉम्बर के निशाने पर आसानी से आ सकता है। इसी वजह से रूस ने कोई जोखिम उठाना ठीक नहीं समझा और उसने दावा किया कि अमेरिकी बॉम्बर को खदेड़ने के लिए सुखोई विमान भेजे गए। रूस ने दावा किया कि सुखोई को आता देखकर अमेरिका के दोनों बॉम्बर रूस की हवाई सीमा से दूर चले गए। लेकिन अमेरिका की इस हरकत ने एक बार फिर रूस के गुस्से को भड़का दिया। उसने आरोप लगाया कि अमेरिका उसे बार बार उकसा रहा है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बीच पिछले हफ्ते 15 मार्च को ऐसा पहली बार हुआ था जब अमेरिका और रूस में सीधी टक्कर हो गई थी। क्योंकि अमेरिका का एक जासूसी और हमला करने में माहिर ड्रोन MQ-9 रीपर रूस के दक्षिण में काला सागर के ऊपर पहुंच गया था, जिसे रोकने के लिए रूस ने अपने 2 सुखोई लड़ाकू विमानों को भेजा था। तब अमेरिका ने आरोप लगाया था कि रूस के सुखोई विमान ने टक्कर मारकर उसके ड्रोन को काला सागर में गिरा दिया, जिसका एक वीडियो भी अमेरिका ने जारी किया था। उसके 2 रोज बाद ही अमेरिका ने अपने RQ-4 ग्लोबल हॉक नाम के ड्रोन को काला सागर में क्राइमिया के करीब भेज दिया। रूस ने आरोप लगाया था कि अमेरिकी ड्रोन ने वहां जासूसी की और अब अमेरिका के 2 बॉम्बर ने बाल्टिक सागर में रूस के करीब उड़ान भरी। इसी वजह से इस बात की आशंका बढ़ गई कि कहीं आने वाले दिनों में दोनों देश सीधी जंग तो नहीं छेड़ देंगे। इधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से ईडी ने दिल्ली में तीसरी बार पूछताछ की। लेकिन ईडी दफ्तर के अंदर जाने से पहले उन्होंने सबूत के तौर पर 2 बैग दिखाए जिनमें कई मोबाइल फोन रखे थे। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में के कविता से लगातार दूसरे दिन पूछताछ की गई। ईडी ने उनसे कल भी 10 घंटे तक सवाल किए थे। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बुलेट प्रूफ सुरक्षा में लाहौर हाई कोर्ट लाया गया। इससे पहले तोशाखाना यानी सरकारी खजाने से जुड़े एक मामले में इमरान खान 18 मार्च को इस्लामाबाद की जिला अदालत में पेश हुए थे, जिसके बाद एक वीडियो जारी कर इमरान खान ने यह आरोप लगाया कि कोर्ट में पेशी के दौरान उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। इमरान खान का दावा है कि उन्हें जान से मारने के लिए इस्लामाबाद की जिला अदालत में 20 लोग हमले की ताक में थे। इसी वजह से उन्हें बुलेट प्रूफ सुरक्षा में लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें इमरान खान सुरक्षा कर्मियों से घिरे दिखे, जबकि गोली रोकने के लिए सुरक्षा में तैनात कई जवान हाथों में बुलेट प्रूफ शील्ड लिए नजर आए। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ भी नजर आई। वहीं लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान को आतंकवाद से जुड़े 2 मामलों में जमानत दे दी। इधर दिल्ली में बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को 1 साल तक विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया, जिसकी वजह से वो अगले बजट सत्र तक सदन की किसी भी कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। क्योंकि सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने के आरोप में दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने बीजेपी विधायक को 1 साल तक सस्पेंड कर दिया। इस पूरे मामले पर राष्ट्रपति जी से मिलेंगे। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने बजट का ब्यौरा लीक किए जाने का आरोप लगाते हुए विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने क्राइमिया में ड्रोन से हमला कर पुतिन की कलिब्र मिसाइलों के जखीरे को तबाह कर दिया। काला सागर के किनारे बसे ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बखमुत की जंग के बीच खबर है कि पुतिन ने अपनी सेना को डोनेस्क के अवदीवका शहर पर हमले का ऑर्डर दे दिया है। बखमुत शहर भी यूक्रेन के डोनेस्क में ही है और वहां बीते 7 महीनों से लड़ाई चल रही है। रूस की सेना वहां तेजी से आगे बढ़ रही है। उसे रोकने के लिए यूक्रेन ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसे बखमुत में उलझा देखकर पुतिन ने दक्षिण में अवदीवका शहर पर हमला बोलने का आदेश दे दिया है। यानी बखमुत अभी मुट्ठी में आया भी नहीं और पुतिन ने अवदीवका शहर पर अपनी नजरें गड़ा दी। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि डोनेस्क प्रांत के बखमुत शहर को बर्बाद करने के बाद वहां का अवदीवका शहर अब पुतिन का नया टारगेट है और डर जताया कि डोनेस्क का अवदीवका शहर जल्द दूसरा बखमुत बन सकता है। बखमुत का रूस ने क्या हश्र किया है वो पूरी दुनिया देख रही है। पुतिन के एक इशारे पर बीते 7 महीने से रूस के सैनिकों ने बखमुत में जान की बाजी लगाई हुई है। बखमुत को मुट्ठी में करने के लिए पुतिन ने अपनी प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप को भी वहां झोंका हुआ है और यूक्रेन का कहना है कि पुतिन का प्लान डोनेस्क के अवदीवका का हाल भी बखमुत जैसा करने का है। इसलिए रूस की सेना ने अवदीवका को घेरना भी शुरू कर दिया है। अभी अवदीवका यूक्रेन के ही पास है, लेकिन उसकी सेना ने आशंका जताई कि जल्द अवदीवका में बखमुत पार्ट 2 देखने को मिल सकता है, क्योंकि अवदीवका पर रूस बेहिसाब मिसाइलें गिरा रहा है, गोले बरसा रहा है। अवदीवका बखमुत से करीब 90 किलोमीटर दूर दक्षिण में है, पर बखमुत तो पुतिन का निशाना अब बना है। अवदीवका शहर तब से पुतिन की हिट लिस्ट में है जब रूस ने पहली बार 2014 में यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क प्रांतों पर हमला किया था। बीते 9 साल से अवदीवका फ्रंटलाइन पर है और लगभग तबाह हो चुका है, लेकिन फिर भी यूक्रेन का दावा है कि रूस के लिए अवदीवका में अपना झंडा गाड़ना कतई आसान नहीं होगा, क्योंकि वो भी रूस की सेना को ऐसा जवाब दे रहा है कि उसने 2 दिन पहले अवदीवका में महज 1 दिन में रूस के सैकड़ों सैनिक मार गिराए।
यूक्रेन की जंग पर नजर रख रही ब्रिटेन की डिफेंस इंटेलिजेंस का भी यही दावा है कि बीते 3 हफ्तों से रूस की सेना अवदिव्का की तरफ बढ़ रही है और उसका लड़ने का अंदाज बिल्कुल बखमुत की लड़ाई जैसा ही है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की इंटेलिजेंस ने यहां तक कहा कि पुतिन ने अवदिव्का शहर पर हमला बोलने का जिम्मा डोनेस्क के ही लोकल लड़ाकों को सौंपा हुआ है। डोनेस्क यूक्रेन का वो प्रांत है जहां अलगाववादी हैं और उन अलगाववादियों के पीछे रूस खड़ा है। पुतिन तो डोनेस्क को अलग देश तक मान चुके हैं। उसी डोनेस्क के अलगाववादियों की सेना पुतिन की तरफ से यूक्रेन की फौज से लड़ रही है क्योंकि वो वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। उधर मुंबई के पास ठाणे के कल्याण से एक डराने वाला वीडियो सामने आया। वहां सड़क के किनारे मौजूद कई साल पुराना एक पेड़ अचानक गिर पड़ा, जिसका वीडियो डराने वाला था। ठाणे के कल्याण से आए सीसीटीवी वीडियो में सड़क से कुछ लोग गुजरते दिखे। इस दौरान वहां एक स्कूटर सवार भी नजर आया, जिसके स्कूटर मोड़ते ही सड़क के किनारे मौजूद पेड़ अचानक गिर पड़ा और वहां अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि वो पेड़ सालों पुराना था और अचानक अपने आप ही गिर पड़ा, जिसकी चपेट में आने से सड़क के दूसरी तरफ खड़ी एक कार और एक मोटरसाइकिल को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि गनीमत ये रही कि पेड़ के गिरने से पहले ही स्कूटर वाले ने अपने स्कूटर की ब्रेक लगा दी, वरना भारी भरकम पेड़ के नीचे दबकर उसकी जान भी जा सकती थी। इधर नोटबंदी से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले पर वो पहले ही फैसला दे चुकी है और इसीलिए कोर्ट ने इस पर दोबारा सुनवाई से इनकार कर दिया। असल में 2 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 2016 की नोटबंदी को सही बताया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी से जुड़े व्यक्तिगत मामलों में याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने की इजाजत दे दी। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के मुखिया ने अपने लड़ाकों को यूक्रेन के हमलों से बचाने के लिए रूस के रक्षा मंत्री से अपील की और दावा किया कि यूक्रेन वैगनर ग्रुप पर बड़े हमले की तैयारी में जुटा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस के रक्षा मंत्रालय से उनके लड़ाकों को बचाने की गुहार लगाई। यानी पुतिन जो चाहते थे वो हो गया। कुछ दिनों से लगातार रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के बीच टकराव की खबरें सामने आ रही हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने वैगनर ग्रुप को हथियार तक देने बंद कर दिए हैं। खबर है कि इसी वजह से बखमुत में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन वैगनर ग्रुप के मुखिया ने दावा किया कि इसके बावजूद उनके लड़ाके यूक्रेन की सेना से मुकाबला करने से पीछे नहीं हट रहे और उन्होंने बखमुत के 70% हिस्से पर कब्जा कर रखा है। लेकिन खबर है कि यूक्रेन वैगनर ग्रुप और रूसी सेना के बीच बढ़ते तनाव का फायदा उठाना चाहता है। बताया गया कि उसने बखमुत में आर पार की लड़ाई की तैयारी की है। यानी जेलेंस्की की सेना किसी भी वक्त बखमुत में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों पर बड़ा हमला बोल सकती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये न सिर्फ येवगेनी प्रिगोजिन के लिए बहुत बुरा होगा, बल्कि पुतिन की मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि दावा है कि अब तक जंग में रूसी सेना के साथ मिलकर वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन की सेना को कई इलाकों में पीछे हटने के लिए मजबूर किया है। यानी अगर वैगनर ग्रुप पर यूक्रेन ने भीषण हमले किए तो उसका नुकसान पुतिन को भी उठाना पड़ेगा। लेकिन पश्चिमी मीडिया लगातार ये दावा करता आया है कि पुतिन यही चाहते हैं कि अब वैगनर ग्रुप को रास्ते से हटा दिया जाए। बताया जा रहा है कि इसीलिए रूसी सेना की तरफ से वैगनर ग्रुप को हथियार नहीं भेजे जा रहे, ताकि वो हर हाल में यूक्रेन के सामने कमजोर पड़े और उसका काम तमाम हो जाए। खबर है कि इसीलिए येवगेनी प्रिगोजिन ने रूसी रक्षा मंत्रालय से सभी पुरानी बातें भुलाकर हथियारों की मदद करने की अपील की, ताकि अगर यूक्रेन वैगनर ग्रुप पर भीषण हमले करे तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। उधर खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि भगोड़े जाकिर नायक को भारतीय एजेंसियां पश्चिम एशिया के देश ओमान में पकड़ने की तैयारी में। खबर है कि ओमान में मौजूद भारतीय दूतावास वहां की सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में है, ताकि भगोड़े जाकिर नायक को पकड़ा जा सके। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जाकिर नायक 23 मार्च को ओमान पहुंचेगा, जहां वो 23 और 25 मार्च को 2 अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल होगा। ऐसे में भारतीय एजेंसियां इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहती। खबर है कि अगर जाकिर नाइक को ओमान में पकड़ लिया गया तो आगे की कार्रवाई के लिए लीगल टीम भेजी जाएगी, ताकि उसे जल्द से जल्द भारत लाया जा सके। जाकिर नायक पर युवाओं को बरगलाने, मनी लॉन्ड्रिंग और दंगे भड़काने जैसे कई गंभीर आरोप हैं। उसके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था, लेकिन उससे पहले ही वो 2016 में मलेशिया भाग गया और तब से वहीं रह रहा है। इस बीच अमेरिका के टेक्सास में एक स्कूल के अंदर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में एक छात्र की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद पूरे इलाके को सील कर गोलीबारी की जांच शुरू कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में एक छात्रा भी घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि भारत की अग्नि 5 मिसाइल की ताकत से घबराए चीन ने तिब्बत में बैलिस्टिक मिसाइल DF-26 को तैनात कर दिया। खबर के मुताबिक चीन इस मिसाइल को तैनात करके ये दिखाना चाहता है कि वो भी अग्नि 5 से निपटने के लिए तैयार है, जो भारत की बेहद खतरनाक मिसाइलों में एक मानी जाती है। कहा जाता है कि अग्नि 5 की ताकत के आगे दुश्मन पल भर में घुटने टेक सकता है, क्योंकि ये मिसाइल 5000 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को आसानी से तबाह कर सकती है। यानी इसकी जद में बीजिंग समेत चीन के कई शहर हैं और इसी से घबराए चीन ने तिब्बत में अपने एक बेस पर DF-26 बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती कर दी।
हालांकि उसका भी तोड़ भारत के पास मौजूद है, क्योंकि भारत के पास रूस से मिले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो पलक झपकते ही चीन की मिसाइलों को ढेर कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि भारत की इसी बढ़ती ताकत से चीन घबराया हुआ है और इसीलिए वो भी अपने बचाव के लिए तैयारियों में जुट गया है। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में एक लग्जरी कार के साथ स्टंट करने वाले पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, क्योंकि आरोपी सड़क के बीचों बीच अपनी कार से स्टंट कर रहा था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो उस कार को सड़क पर गोल गोल घुमाता दिखाई दिया। FIR दर्ज किया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कार को जब्त कर लिया। इसके साथ ही पुलिस उसके लाइसेंस को सस्पेंड करवाने की कार्रवाई में भी जुट गई। इस बीच रूस से मदद लेने के बावजूद पाकिस्तान अपने घातक टैंकों को यूक्रेन भेजने का प्लान बना रहा है, जबकि पाकिस्तान की कंगाली पर तरस खाकर रूस ने हाल ही में हजारों टन गेहूं की सप्लाई की थी। लेकिन पाकिस्तान रूस से मदद लेने के बावजूद उसकी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहा है। उसके यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए आटा नहीं है। मुश्किल की इस घड़ी में उसके दोस्त भी उसका साथ नहीं दे रहे। हालांकि पुतिन को पाकिस्तान की इस हालत पर रहम आ गया और उन्होंने हजारों टन गेहूं उसे दे दिया। इतना ही नहीं, पुतिन ने पाकिस्तान को कच्चा तेल देने का भी वादा कर दिया। लेकिन पाकिस्तान इतना एहसान फरामोश निकला कि उसने मौका मिलते ही पुतिन के दुश्मन जेलेंस्की से ही हाथ मिला लिया। खबर है कि वो यूक्रेन को T-80UD टैंकों की सप्लाई करेगा, जो T-80 टैंकों का ही अपग्रेडेड वेरिएंट है। और पाकिस्तान को उम्मीद है कि इस कदम से उसकी डूबती नैया को बड़ा सहारा मिलेगा, क्योंकि खबर है कि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को टैंक भेजने के बदले पाकिस्तान की आर्थिक मदद करने का भरोसा दिया है, जिसे पाकिस्तान किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता। लेकिन इसके लिए उसने पुतिन को ही धोखा दे दिया। खबर है कि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार यूक्रेन को 44 T-80UD टैंक देने की योजना बना रही है। ये टैंक पाकिस्तान ने यूक्रेन से ही कई साल पहले खरीदे थे। पाकिस्तान का दावा है कि उसकी सेना के पास T-80UD समेत करीब 2500 घातक टैंक हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान पर यूक्रेन की मदद करने का आरोप लग रहा है। इससे पहले पश्चिमी मीडिया ये दावा कर चुका है कि पाकिस्तान ने खतरनाक हथियार यूक्रेन भेजे थे। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने पुतिन के मारियोपोल दौरे का मजाक बनाते हुए यह दावा किया कि वो अपने बॉडी डबल का सहारा ले रहे हैं। और उसने अपने दावे को सच साबित करने के लिए पुतिन की कुछ तस्वीरें भी जारी की, जिनमें पुतिन की ठुड्डी अलग अलग तरह से दिखाई दी। इनमें एक तस्वीर तो पुतिन के हाल ही में किए गए मारियोपोल दौरे के दौरान की बताई गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने पुतिन की इन तस्वीरों को जारी कर उनका मजाक बनाया और ये दावा किया कि वो जंग में अपने अलग अलग बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब पुतिन पर बॉडी डबल के इस्तेमाल करने का आरोप लगा हो। कुछ दिन पहले ही पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि पुतिन रूस के सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए अपने बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने अपने भारत दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली में गोलगप्पे का लुत्फ उठाया। एक रोज पहले फुमियो किशिदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बुद्ध जयंती पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने गोलगप्पे का स्वाद लिया। फुमियो किशिदा के गोलगप्पे खाने का वीडियो प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया गया, जिसमें फुमियो किशिदा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आए। वहां जापान के पीएम ने एक एक कर 2 गोलगप्पे खाए, जिसके बाद उनसे और गोलगप्पे लेने के लिए पूछा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनसे एक और गोलगप्पा लेने के लिए कहा, जिस पर फुमियो किशिदा भी तुरंत तैयार हो गए। जापान के पीएम फुमियो किशिदा 2 दिन के दौरे पर एक रोज पहले भारत आए, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस अपने तेल और गैस के निर्यात के लिए पुराने टैंकरों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके जरिए इसकी कोशिश पश्चिमी देशों को चकमा देने की है, क्योंकि उन्होंने रूस पर कई तरह के बैन लगा रखे हैं। और अगर उन्हें भनक लग गई कि समंदर में जाने वाले टैंकर रूस के हैं तो फिर वो उन्हें रोक देंगे। पश्चिमी मीडिया ने यह दावा करते हुए रूस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया, क्योंकि उसका कहना है कि रूस फिनलैंड की खाड़ी से अपने पुराने टैंकरों में तेल और गैस निर्यात कर रहा है। फिनलैंड की खाड़ी बाल्टिक सागर का पूर्वी हिस्सा है, जो उत्तर में फिनलैंड, दक्षिण में एस्टोनिया और रूस के सेंट पीटर्सबर्ग तक फैली है। यानी बाल्टिक सागर का यह हिस्सा रूस के उस हिस्से से जुड़ा है जो रूस के तेल और गैस का केंद्र है। और इसी बात का हवाला देकर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस अपने पुराने टैंकर फिनलैंड की खाड़ी से उन देशों तक भेज रहा है जिन्होंने रूस से तेल और गैस मंगाना जारी रखा है, क्योंकि बाल्टिक सागर के किनारे बसे देश उससे तेल और गैस नहीं खरीद रहे और ना ही वो अपने इलाके से रूस के टैंकर जाने की इजाजत देते हैं, जिसका तोड़ निकालने के लिए रूस ने अपने वो टैंकर निकाले जो इतने पुराने हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाए। उन पर न कोई निशान है और न कोई झंडा। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस अपने ऊपर लगे बैन से परेशान है और इसीलिए उसने अपने पुराने टैंकरों को निकाला जो तेल और गैस लेकर निकल गए। हालांकि अब तक ऐसा कोई टैंकर पकड़ा नहीं गया, लेकिन खबर है कि ऐसे कई टैंकर फिनलैंड की खाड़ी में देखे गए, जिसके बाद पश्चिमी देशों की भौहें तन गईं। उधर रूस को हराने के लिए यूक्रेन को हथियार देने के बाद ब्रिटेन ने अब पुतिन के दोस्तों को तोड़ना शुरू कर दिया। उसने रूस के पुराने साथी और मध्य एशिया के देश कजाकिस्तान को अपने खेमे में लाने के लिए उसकी छप्पर फाड़कर मदद करने का ऐलान कर दिया।
ताकि कजाकिस्तान पर इतना एहसान कर दिया जाए कि वो चाहे भी तो भी रूस की तरफ मुंह उठाकर न देखे। कजाकिस्तान में कच्चे तेल का भंडार है और उसका तेल रूस के रास्ते एक्सपोर्ट होता है। अब दिक्कत यह है कि कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे कजाकिस्तान के तेवर पिछले साल से ही बदले हुए हैं। वो यूक्रेन की जंग के मुद्दे पर पुतिन के खिलाफ खड़ा है और पश्चिमी देशों के करीब जाने की कोशिश में है। लेकिन कजाकिस्तान जैसा छोटा देश पुतिन से दुश्मनी मोल लेकर कहां जाएगा? पुतिन कल को उसका कच्चा तेल का एक्सपोर्ट रोककर उस पर दबाव भी बना सकते हैं। ऐसे में ब्रिटेन ने वादा किया कि वो कजाकिस्तान की एक नया एक्सपोर्ट रूट बनाने में मदद करेगा ताकि रूस को बाईपास किया जा सके और कजाकिस्तान को रूस के भरोसे न रहना पड़े। यहाँ तक कि पश्चिमी देशों के लिए कजाकिस्तान का साथ बेहद अहम साबित हो सकता है, क्योंकि उसके पास कच्चा तेल तो है ही और वो खनिज भी है जो पश्चिमी देश रूस या फिर चीन से खरीदते आए हैं। और तो और कजाकिस्तान में यूरेनियम का भी भंडार है और यूरेनियम से परमाणु बम बनता है। वही परमाणु बम जिसकी पुतिन जंग छिड़ने से पहले से ही धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं। ऊपर से कजाकिस्तान का रूस से लंबा चौड़ा बॉर्डर भी लगता है और फिर कजाकिस्तान रूस की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन CSTO का भी सदस्य है और CSTO को नेटो के जवाब के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में कजाकिस्तान को रूस से अलग करके ब्रिटेन CSTO को भी तोड़ सकता है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि फिलीपींस में मिलिट्री ड्रिल के दौरान पहली बार अमेरिकी F-22 रैप्टर लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरकर चीन को दहला दिया। 8 साल बाद फिलीपींस अमेरिका के साथ मिलकर सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, जिससे चीन बुरी तरह चिढ़ा हुआ है क्योंकि फिलीपींस और अमेरिका की दोस्ती उसे फूटी आंख नहीं बहा रही। इसी वजह से वो फिलीपींस पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ता, खासतौर पर दक्षिण चीन सागर में, जिसे वो अपनी जागीर समझता है। फिलीपींस का आरोप है कि पिछले महीने उसके कोस्ट गार्ड के एक जहाज पर चीन ने लेजर बीम से हमला कर दिया था। और पश्चिमी मीडिया का ये कहना है कि इस घटना के बाद फिलीपींस को इस बात का डर सताने लगा था कि कहीं चीन उस पर हमला न कर दे। इसी डर की वजह से उसने अमेरिका के साथ मिलिट्री ड्रिल शुरू की, जिसमें पहली बार अमेरिका के ताकतवर लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर ने उड़ान भरी और चीन को यह चेतावनी दे दी कि अगर उसने फिलीपींस की तरफ आंख भी उठाई तो अमेरिकी लड़ाकू विमान उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले चीन ने फिलीपींस को अमेरिका से दूरी बनाने की नसीहत दी थी और आरोप लगाया था कि अमेरिका फिलीपींस के बहाने दक्षिण चीन सागर में हालात बिगाड़ने में जुटा है। असल में चीन की दादागिरी से निपटने के लिए अमेरिका भी समंदर के उस हिस्से में अपनी पैठ तेजी से बढ़ा रहा है। इसके लिए वो दक्षिण चीन सागर में कई सालों से ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपींस जैसे देशों के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास कर रहा है। फिलीपींस से चीन इसीलिए चिढ़ा है क्योंकि उसने अमेरिकी सेना को अपने घर में आने की खुली छूट दे रखी है और अब वो अमेरिका के साथ मिलिट्री ड्रिल भी कर रहा है, जिसमें उसके ताकतवर लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर आसमान में दहाड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि फिलीपींस इस ड्रिल से चीन को ये बताना चाहता है कि अब दक्षिण चीन सागर में उसकी दादागिरी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। उधर रूस के मीडिया ने दावा किया कि राष्ट्रपति पुतिन ने सेना में आईफोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी क्योंकि उन्हें डर है कि अमेरिका इसका इस्तेमाल जासूसी के लिए कर सकता है। इसलिए आईफोन पर रोक का आदेश देते हुए पुतिन ने सभी को चीन या रूस में बने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की सलाह दी। खासतौर से उन अधिकारियों को आदेश का पालन करने के लिए कहा गया जो पुतिन के बेहद करीब हैं और 2024 के राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस में बिक्री बंद होने के बावजूद वहां कई लोग आईफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें कई सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। लेकिन नए आदेश के मुताबिक अब उन अधिकारियों को 1 अप्रैल से पहले आईफोन का इस्तेमाल बंद करना होगा, क्योंकि पुतिन सरकार को यह डर है कि पश्चिमी देशों के हैकरों के लिए आईफोन को हैक करना किसी दूसरे स्मार्टफोन के मुकाबले ज्यादा आसान है, जिसके जरिए पश्चिमी देश रूस की सुरक्षा में सेंध लगा सकते हैं। इसलिए पुतिन ने अपने देश में सेना के अफसरों को आईफोन का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया। दावा तो यह भी है कि रूस के राष्ट्रपति चुनाव में शामिल अधिकारियों को सरकार अलग ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फोन मुहैया कराएगी। इस बीच रूस से जारी भीषण जंग में अब कीचड़ ने यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ा दी। बताया गया कि इसकी वजह से जेलेंस्की के सैनिक डॉनबास में रूस के कब्जे वाले इलाकों की तरफ तेजी से नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि वहां रास्तों में जमा कीचड़ यूक्रेन के टैंकों को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। डॉनबास में यूक्रेन के सैनिकों का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें उनका एक ट्रक कीचड़ की वजह से रुका दिखाई दिया, जबकि उसके टायर मिट्टी से सने नजर आए, जिसकी वजह से उनका आगे बढ़कर रूस के सैनिकों को जवाब दे पाना मुश्किल हो गया। इतना ही नहीं, यूक्रेन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की रफ्तार भी कीचड़ की वजह से थम गई। इधर दिल्ली के आबकारी घोटाला केस में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। सीबीआई जांच से जुड़े मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं मिली और अब 24 मार्च को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फिर सुनवाई होगी। कोर्ट में सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए दलील दी कि वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, जिसके बाद अदालत ने सीबीआई और उनके वकीलों को अपनी दलीलें लिखित में जमा करने को कहा। उधर इराक के प्रधानमंत्री अपनी तुर्की दौरे पर पानी और कुर्द लड़ाकों का मुद्दा उठा सकते हैं। इराक में पिछले साल अक्टूबर के महीने में नई सरकार बनी थी और मोहम्मद शिया अल सुडानी वहां के प्रधानमंत्री बने, जिसके बाद वो पहली बार तुर्की गए। इराक के एक बड़े अधिकारी ने खबर दी कि मोहम्मद शिया अल सुडानी के तुर्की जाने के 2 मकसद हैं। पहला, इराक में पानी की किल्लत
और दूसरा उत्तरी इराक में सक्रिय कुर्द लड़ाके। इराक के अधिकारी ने जानकारी दी कि सुडानी एर्दोआन से इन दोनों समस्याओं पर बात करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तरी इराक में कुर्द लड़ाकों के सक्रिय होने की वजह से तुर्की इराक को पानी के लिए परेशान कर रहा है और उसने उन दो नदियों का पानी रोकने की कोशिश की जिनसे इराक के लोगों की प्यास बुझती है। इन दोनों नदियों के नाम टाइग्रिस और यूफ्रेटिस हैं, जो तुर्की में करीब 80 किलोमीटर तक बहती हैं और उत्तरी इराक में एंट्री करती हैं, क्योंकि उत्तरी इराक की सीमा तुर्की से लगती है। और टाइग्रिस और यूफ्रेटिस उत्तरी इराक में पानी का सबसे बड़ा जरिया है। लेकिन तुर्की ने इन नदियों पर बांध बनाकर अपना पानी रोकने की कोशिश की, जिसके बाद उत्तरी इराक में पानी के लिए हाहाकार मच गया। माना जा रहा है कि इराक के नए नवेले प्रधानमंत्री एर्दोआन के सामने यही मुद्दा उठाने वाले हैं, क्योंकि तुर्की ये सब उत्तरी इराक में रहने वाले कुर्द समुदाय के लोगों को परेशान करने के लिए कर रहा है, जिसके बारे में सुडानी एर्दोआन से बात करेंगे, क्योंकि कुर्द लड़ाकों और तुर्की की खींचतान के चक्कर में उत्तरी इराक के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस गए। इधर महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की बॉक्सर नीतू घंगास और मनीषा प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में जीत गईं। यानी महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की 2 खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मनीषा ने प्री क्वार्टर फाइनल में तुर्की की नूर एलिक तुरहान को हराया, वहीं नीतू घंगास भी अपना मुकाबला जीतकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। हालांकि शशि चोपड़ा प्री क्वार्टर फाइनल नहीं जीत सकी और महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप से बाहर हो गई। इस बीच रूस की सेना ने यूक्रेन में अपने कब्जे वाले इलाकों में ट्रेनिंग तेज कर दी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूस के सैनिक खतरनाक हथियारों के साथ आमने सामने की जंग की तैयारी करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने लड़ाई में दुश्मन पर वार करने के साथ साथ उसके हमलों से बचने की भी ट्रेनिंग ली। रूस के सैनिकों ने दुश्मन के ठिकानों में घुसकर उन पर हमला करने का भी अभ्यास किया। बताया गया कि रूस की सेना में भर्ती किए गए नए सैनिकों को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि उन्हें जल्द से जल्द युद्ध के मैदान में उतारा जा सके। दावा है कि रूस ने इस ट्रेनिंग का आयोजन यूक्रेन में अपने कब्जे वाले इलाकों में किया, ताकि उसके सैनिक वहां के हालात में आसानी से ढल सकें। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ट्रेनिंग के बाद रूस इन सैनिकों की तैनाती पूर्वी यूक्रेन में कर सकता है। उधर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के सामने अपने देश के 2 बंदरगाहों का इस्तेमाल करने की पेशकश रख दी। बांग्लादेश के ये दोनों बंदरगाह चटगांव और सिलहट हैं। इस पेशकश से कुछ ही दिन पहले भारत और बांग्लादेश के बीच एक पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है, जिसके बाद बांग्लादेश ने भारत के सामने चटगांव और सिलहट के बंदरगाहों के इस्तेमाल की पेशकश की। बांग्लादेश के दोनों बंदरगाह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के नजदीक हैं और बंगाल की खाड़ी के समुद्री किनारे पर सबसे व्यस्त बंदरगाहों में एक है, जहां भारत, नेपाल और भूटान के जहाज आते जाते रहते हैं। यानी बांग्लादेश ने खुद पहल की और भारत से उन 2 बंदरगाहों का इस्तेमाल करने को कहा, जिन्हें बंगाल की खाड़ी के रास्ते व्यापार करने वाला हर देश इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का कहना उनकी नई पेशकश भारत और बांग्लादेश की नजदीकी बढ़ा देगी। वैसे 18 मार्च को पाइपलाइन के उद्घाटन के समय भी शेख हसीना ने भारत को बांग्लादेश का सच्चा दोस्त बताया था, जिसे सुनकर चीन की रातों की नींद भी उड़ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के बाद चीन की नजर बांग्लादेश पर है। वो वहां भी विकास के नाम पर घुसपैठ की फिराक में है। लेकिन चीन की पैंतरेबाजी के बीच 18 मार्च को भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन का उद्घाटन हो गया, जो करीब 131 किलोमीटर लंबी है और इस पर 377 करोड़ रुपए खर्च किए गए और इससे रोजाना 10 लाख टन डीजल भेजा जा सकता है। यही वजह रही कि इस पाइपलाइन का उद्घाटन होते ही बांग्लादेश भारत के करीब आ गया और अब वो इस दोस्ती को नए मुकाम पर ले जाने की तैयारी में है। मुकाबले में जो सूरजमुखी नहीं होती, मुकाबले में जो सूरजमुखी नहीं होती तो धूप नर्म ही होती, कड़ी नहीं होती। सौबात की एक बात कही सरवत ने, हमारे अपने ही होते न गर वतन गद्दार, तो गुलामी नाम की लानत बची नहीं। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा सौबात की एक बात का।